Hello student, I am R K Gupta. Today I am going to discuss about the angle of friction. आज का जो हमारा लेक्चर होगा, डिस्कशन के जो पॉइंट होंगे वह क्या होगा। पहला पॉइंट होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड पॉइंट होगा एंगल ऑफ रिपोज। फिर हम देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में क्या रिलेशन है। और दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इसको क्या कर लेंगे, मेरे साथ नोट डाउन करेंगे। अब हम देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमारे पास यह कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई m मास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया गया है। ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है। सिंस ये कोई बॉडी है और वह कहाँ पर रखी हुई है, दिस इज द प्लेस ऑन द प्लेन, या प्लेन पर रखी हुई है और इसका मास क्या है, m है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो इसका वेट होगा, वेट क्या होगा, W इक्वल टू एम जी। दिस इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बॉडी का जो वेट होगा वह क्या होगा, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हम देखते हैं कि जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वह क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर जो क्या होता है, जो वेट है, बॉडी का जो वेट है, जितना फोर्स यह बॉडी इस सरफेस पे एक्सर्ट कर रहा है, सेम अमाउंट का फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस प्लेन टू दिस बॉडी, सेम अमाउंट का फोर्स किसके द्वारा, यह जो प्लेन है इस बॉडी पर भी एक्सर्ट करेगा, और इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से देखें, दिस इज द आर एंड आर इक्वल टू, ठीक किसके इक्वल रहेगा, डब्ल्यू, और विच इक्वल टू एम जी। यह क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू और आर क्या है, इक्विलिब्रियम में, मींस यहाँ पर हमारी बॉडी क्या है, रेस्ट में है, बॉडी क्या है, रेस्ट में है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस बॉडी पर हम एक एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज द कैपिटल एफ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम क्या अप्लाई करते हैं, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सर्ट करते हैं, और एफ की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। तो जैसे जैसे हम एफ की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन उसकी भी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि नाउ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड। अब यह बॉडी जस्ट जैसे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे, यह बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड, मतलब यह बॉडी क्या होगी, स्लाइड करने लगेगी। तो जब यह बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड करने लगेगी, उस कंडीशन में जो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ होगा, जो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी उसके जस्ट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, जो एफ की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मींस कि जैसे हम एफ की वैल्यू थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे, बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड, या बॉडी क्या होगा, इस प्लेन पर स्लाइड करने स्टार्ट कर देगा। इस कंडीशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस और जो नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इसको हम क्या करें, दिस इज द इसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ आर एंड एफ एस। आर और एफ एस का जो रिजल्टेंट है, तो दिस रिजल्टेंट मेक एन एंगल विथ नॉर्मल डिरेक्शन। तो जो एंगल क्या होगा, क्या होगा, यहाँ जो रिजल्टेंट है वह किसके साथ, नॉर्मल डिरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है। यहाँ इस एंगल को हमने लैम्डा लिया है, तो यह जो एंगल होगा, दिस इज एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल बिटवीन, किसके बिटवीन है, द रिजल्टेंट एंड नॉर्मल डिरेक्शन के बीच जो एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से। तो आप इसको डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे, क्या करेंगे, डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे, द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विथ द नॉर्मल रिएक्शन, किसके साथ,
इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वह नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यह डिफिनेशन आपको क्या कर लेना है? नोट डाउन कर लेना है। एंड इट इज डिनोटेड बाई, बाई लैम्डा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यह कोई एसेंशियल नहीं कि आप लैम्डा से ही करो, इसे आप थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बीटा से भी, लेकिन जनरली हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या फिर से एक बार ध्यान देंगे, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है वह किसके साथ? नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। तो इसे नोट डाउन करें और इसके बाद फिर हम इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं, ये हमारे पास ओ ए बी सी, ये क्या है? दिस इज द पैरेललोग्राम। ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम है। एंड ओ ए और ओ सी, ओ ए जो रिजल्ट क्या है हमारा? नॉर्मल रिएक्शन है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय साइड ओ ए। ओ ए किसके इक्वल है? आर ए के इक्वल है। एंड ओ सी क्या है? ओ सी इक्वल टू एफ एस। दिस इज द ओ सी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, OA और OC का जो रिजल्टेंट होगा वह क्या होगा? OB होगा। OB इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। वह OABC का क्या हो जाएगा? डायगोनल होगा। और यह जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वह क्या हो जाएगा? लैम्डा होगा। तो ये इन दिस कंडीशन देयर फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट्स इन दिस स्टेज following force act on the object। यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उस पर कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं? पहला हो जाएगा द वेट WEIGST, वेट ऑफ बॉडी equal, the weight of body W equal to mg in downward direction, डाउनवर्ड डायरेक्शन में W इक्वल टू mg होगा। सेकंड वन, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल R अपोजिट द वेट। मेन ये वर्टिकली अपवर्ड होगा वेट। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यह क्या हो जाएगा? वेट का जस्ट क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। मीन वर्टिकली अपवर्ड होगा। ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली क्या होगा? अपवर्ड होगा। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा? mg। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स हम कितना अप्लाई कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ। एक्सटर्नल फोर्स हम क्या लगा रहे हैं? कैपिटल एफ। बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल एफ। तो जैसे बॉडी हम कैपिटल एफ की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी भी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिटिंग, नंबर 4 है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? this equal to EFS, the maximum value of static friction when body start to slide। अभी बॉडी स्लाइड नहीं करे, जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, बस जस्ट उसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द एंगल बिटवीन, तो इसको कितने फोर्स लगेंगे? 1 2 3 एंड 4। इसको क्या कर लेंगे आप? नोट डाउन करेंगे। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन एंगल क्या है? दिस इज द लैम्डा। क्या है? यह एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा है इन ट्रायंगल OAB, इन राइट एंगल ट्रायंगल RIGST, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? OAB। फ्रॉम हियर tan लैम्डा इक्वल टू जो tan की वैल्यू होती है, दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन क्या है? बेस। यह क्या होता है? टेंजेंट होता है। टेंजेंट किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस मीन जो tan लैम्डा होगा, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? अपोजिट साइड्स AB, एंड बेस क्या हो जाएगा? बेस इक्वल टू OA। बट जो AB है किसके इक्वल होगा? दिस इक्वल टू OC।
जो ए बी होगा ये इसकी जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगा, ओ सी, एंड वी इज इक्वल टू एफ एस, किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एस के। और जो ओ ए है, ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंड ओ ए दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन कैपिटल आर के इक्वल होगा। तो फ्रॉम हियर tan लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसे हम क्या लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। tan लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एस अपॉन आर। फिर से ध्यान देंगे, tan लैम्डा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan लैम्डा परपेंडिकुलर क्या है, जो लैम्डा के अपोजिट साइड से ए बी है, दिस इज द ए बी, तो ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए। फर्दर ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगी। तो यहाँ ए बी के स्थान हम ओ सी करेंगे, ओ सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो tan लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन आर। बट स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, हमको पता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा म्यू एस इक्वल टू क्या होगा, एफ एस अपॉन आर। जो स्टैटिक फंक्शन है और नॉर्मल डायरेक्शन, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होता है, स्टैटिक फंक्शन के, और ये किसके इक्वल होगा, स्टैटिक फंक्शन को हम किससे फंक्शन नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको नोट डाउन कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, tan लैम्डा इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, और म्यू एस इक्वल टू क्या है, एफ एस अपॉन आर। तो ये यहाँ से हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट व्हाट वी विल गेट, हमको क्या मिल रहा है, जो एफ एस अपॉन आर ये किसके इक्वल है, फ्रॉम हियर वी गेट म्यू एस इक्वल टू tan लैम्डा। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, एंड दिस रिलेशन इज नोन एज 3। तो यहाँ पर जो क्या है कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, वह एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टेंजेंट के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के इक्वल होता है। तो इसको लिखेंगे, हेंस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है इसको, कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा। तो आपको ध्यान रखना, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और टेंजेंट ये जो क्या है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टेंजेंट के इक्वल होता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड प्रूफ दैट, क्या क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड प्रूफ दैट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यह प्रूफ करने के लिए आता है, यह 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि सेकंड हमारे पास, पहला हमने देखा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और हमने देखा कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वह क्या होता है, जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसके टेंजेंट के इक्वल होता है। यहाँ पर हम दूसरे में देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो हम पहले डिफाइन करेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है, फिर हम यहाँ दूसरा प्रूफ करेंगे कि जो एंगल ऑफ रिपोज है वह किसके इक्वल होगा, और हम क्या देखेंगे, क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में कोई रिलेशन है कि नहीं है। तो हमारा यहाँ का जो अगला टॉपिक इसी से कंटिन्यू होगा वह क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज होगा। हमारे पास यह कोई इंक्लाइंड सरफेस है, कैसी सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है। हम यहाँ पर क्या उठाते हैं, यह एक क्या है, दिस इज द प्लेन, यह हमारे पास कोई प्लेन है, और प्लेन पर हम क्या रख रहे हैं, यहाँ प्लेन पर एक हमारे पास ये डस्टर है, क्या है, प्लेन पर ये डस्टर है। तो जैसे प्लेन को हम इंक्लाइन करेंगे, प्लेन को हम क्या कर रहे हैं, इंक्लाइन करते जाएंगे ऐसे, इसको जैसे हम इसको इंक्लाइन करेंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि नाउ दिस डस्टर स्टार्ट टू स्लाइड, यह डस्टर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे इंक्लिनेशन एंगल इंक्रीज करेंगे ये डस्टर क्या हो जाएगा, स्टार्ट टू स्लाइड। तो जिस पोजीशन पे डस्टर क्या होगा, यहाँ पर अभी नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, अब जैसे स्टार्ट हो तो यह क्या हो जाएगा, हमारा जिस पोजीशन पे डस्टर क्या हो जाएगा, इस पे स्लाइड करने स्टार्ट होगा, उस कंडीशन में यहाँ पर जो इंक्लिनेशन होगा वह जो एंगल बनाएगा किससे, हॉरिजॉन्टल से, उसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। तो एंगल ऑफ रिपोज को हम कंसीडर करते हैं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस ए बी
सी, हमारे पास जो ए बी है, ए बी कैसी सरफेस है, दिस इज द हॉरिजेंटल सरफेस, ए बी हमारे पास हॉरिजेंटल सरफेस है। दूसरा जो हॉरिजेंटल प्लेन है, दूसरा हमारे पास जो बी सी प्लेन है वह क्या है, ए बी पर इंक्लाइंड है, क्या है, इंक्लाइंड है। अब जैसे जैसे हम इंक्लिनेशन, इसको एंगल ए बी सी एंगल, और इस पे जो इंक्लाइंड सरफेस है बीसी, बीसी पर मास एम का कोई क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ पर एक कोई बॉडी रखी हुई है जिसका मास एम है। अब हम क्या करते हैं, एंगल ए बी सी, दिस एंगल, इस एंगल की वैल्यू को, एंगल बी की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कहाँ, इसको यहाँ से जैसे जैसे, तो इसको हम इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो बॉडी है जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, अब जस्ट बिल्कुल यह स्लाइड होने वाली होगी। उस कंडीशन पे यहाँ पर जो यह एंगल बनेगा, इस एंगल को हम थीटा कहेंगे, एंड दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज। इसी एंगल को कब, किस कंडीशन में, जब यह जो हमारी बीसी सरफेस है, किस कंडीशन में, जब बॉडी, व्हेन बॉडी स्टार्ट टू जस्ट स्लाइड, अभी अब थोड़ा सा भी एंगल थीटा की वैल्यू से हम जैसे थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो यह इस डायरेक्शन में क्या होगी, बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या स्टार्ट करेगी, मूव करने स्टार्ट करेगी। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास यह एंगल होगा, इसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज को आप डिफाइन करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन करेंगे, कैसे हम डिफाइन करते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, किस स्टेट में रखा हुआ है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन विथ द हॉरिजेंटल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। तो कौन सा चीज है, जो एंगल किसके बीच है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन विथ द हॉरिजेंटल, जो हमारे इंक्लाइंड प्लेन है किसके साथ बना रहा है, हॉरिजेंटल प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा है, किस कंडीशन में, जबकि यह बॉडी किस कंडीशन में रखी है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रखी हुई है। तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। यह डेफिनेशन आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। एंड इट इज डिनोटेड बाई थीटा। यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, थीटा से डिनोट कर रहे हैं। मीन यह एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज होगा। तो यहाँ पर हमारा जो इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस बीसी है, और इंक्लाइंड सरफेस पे यहाँ किस मास का, द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो बॉडी है उसका मास क्या है, एम है, और यह किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। मेन इस पे जो फोर्स लग रहे हैं सभी क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसका वेट होगा वह W इक्वल टू एम जी, W इक्वल टू एम जी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। दिस एंगल इज आल्सो थीटा, आपको ध्यान रखना है, यह एंगल थीटा होगा। तो यहाँ पहला जो हमारा वेट होगा, वेट ऑफ दिस बॉडी W इक्वल टू एम जी, किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, W का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वह कितने एंगल पे लगेगा, थीटा एंगल पे। कितने, ये दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन किसके इक्वल होगा, यह W इक्वल टू R इक्वल टू एम जी के ही क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन होगा, इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल डायरेक्शन होगा। कितने एंगल पर, W से थीटा एंगल पर लगेगा। क्यों थीटा वर्टिकली अपोजिट क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी जो सरफेस है, प्लेन है, वह कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। अब यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ पर इस बॉडी पर हम क्या लगाते हैं, ध्यान रखना कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, बॉडी स्लाइड्स इन दिस डायरेक्शन, बॉडी कहाँ की ओर स्लाइड करने वाली है, यह इस डायरेक्शन की ओर स्लाइड करने वाली है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वह अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमेशा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उसके जस्ट क्या होता है, अपोजिट। तो चूंकि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जैसे एंगल ऑफ थीटा इंक्रीज होगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जस्ट अपोजिट, यह इसके क्या होगा, अपोजिट होगा। अब यहाँ जो mg है, mg के टू कंपोनेंट्स मिलेंगे, वन इज द दिस कंपोनेंट इक्वल टू mg cos थीटा, यह एक कंपोनेंट मिलेगा, और दूसरा mg मीन यहाँ W को हम किस में रिजॉल्व करते हैं, mg cos थीटा, एंड दिस रिजॉल्व इनटू mg sin थीटा। यहाँ ये दोनों किस में, जो हमारा
वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेट वह किस में रिजॉल्व हुआ, यह टू फैक्टर्स में कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो रहा है, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। ये डिफरेंट जो फोर्सेस हैं वह इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मींस ये सभी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। कैसे बैलेंस कर रहे हैं, जो एफ एस है वह mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है और आर किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को। तो यह जो हमारी बॉडी है वह स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इसे आप फिगर को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट में जब हमारी बॉडी क्या इक्विलिब्रियम स्टेट में है, फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। इसको आपको नोट डाउन करना है कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट W इक्वल टू mg, जो बॉडी का ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सेकंड में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो R होगा यह इंक्लाइन प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। एंड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F ऑन द इंक्लाइंड प्लेन अपवर्ड, किस डायरेक्शन में, इंक्लाइंड प्लेन में अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अब यहाँ पर जो हम mg को है, नाउ वी रिजॉल्व mg into टू कंपोनेंट्स। यहाँ पर mg को टू कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व करते हैं। फर्स्ट है वर्टिकल कंपोनेंट, जो वर्टिकल कंपोनेंट प्लेन के वर्टिकल, या जो प्लेन है इंक्लाइन प्लेन के वर्टिकल कंपोनेंट है वह क्या है, mg cos थीटा। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये किस डायरेक्शन में, mg cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहाँ है, डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास क्या है, mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो जो mg sin थीटा है वह इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में है, और किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है, ये क्या होगा, जो इंक्लाइन प्लेन है सेम इंक्लाइन प्लेन के ही डायरेक्शन में है, दिस द इंक्लाइन प्लेन। नोट डाउन करेंगे। इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो हमारा बॉडी है यह किस पोजीशन में है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करा, मीन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो हमारा एफ एस है किसके द्वारा बैलेंस हो जाएगा, mg sin थीटा। एफ एस बैलेंस्ड बाई mg sin थीटा, एंड दिस इज टेकन इक्वेशन फर्स्ट। जो एफ एस है स्टैटिक लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसको बैलेंस करेगा, mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। दूसरा जो mg cos थीटा है वो किसको बैलेंस करेगा, नॉर्मल डायरेक्शन को। तो R इक्वल टू mg cos थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल रिएक्शन R है, कैपिटल R नॉर्मल रिएक्शन है, किसको बैलेंस करेगा, mg cos थीटा को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड वी गेट, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड वी गेट, व्हाट वी विल गेट, fs divided by capital R, this is the mg sin theta and this one is the mg cos theta, mg cos theta। Here mg get cancelled, जो mg cancelled हो जाएंगे तो sin theta, तो fs upon divided by R, this can be written fs divided by R equal to sin theta upon cos theta। लेकिन sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल होगा, दिस इक्वल टू tan थीटा, किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, fs अपॉन r इक्वल टू tan थीटा, fs अपॉन r, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। जो fs है और r है वह किसके इक्वल है, दिस इक्वल टू द tan थीटा, ये tan थीटा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल होगा। बट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू एस के। तो म्यू एस इक्वल टू क्या होता है, एफ एस डिवाइडेड बाई और यह क्या है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। एंड दिस द इक्वेशन, इसे हम क्या लेते हैं, दिस द इक्वेशन नंबर 4।
From equation third and fourth, this is F upon R. Therefore, from equation 3 and 4, from equation 3 and 4, we have mu s equal to tan theta. Mu s equal to tan theta, and this is the equation number 5. तो यहाँ से प्रूफ होता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वह एंगल ऑफ रिपोज के टेंजेंट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ टेंजेंट के इक्वल होता है। तो यह तो क्वेश्चन ये कहाँ तक आएगा? यह क्वेश्चन सिंपल से ये आएगा कि आपको प्रूफ करना है कि पहला क्वेश्चन आएगा डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन करिए और प्रूफ करिए कि जो एंगल ऑफ रिपोज होता है उसकी जो टेंजेंट वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है? स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होती है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस the coefficient of static friction equal to the tangent of angle of repose। ये भी क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है। लेकिन हमको पता है, हमने प्रूफ किया है, बट वी नो दैट हमको क्या पता है कि जो म्यू एस है स्टैटिक फ्रिक्शन वह क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन यदि लैम्डा हो तो किसके इक्वल होता है? tan लैम्डा के इक्वल होता है। यहाँ लैम्डा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वह किसके इक्वल होता है? tan लैम्डा मीन स्टैटिक फ्रिक्शन के टेंजेंट के इक्वल होता है। फ्रॉम 5 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 वी गेट, क्या मिल रहा है 5 6 से? म्यू एस दोनों इक्वल हैं, तो tan थीटा इक्वल टू tan लैम्डा। tan कैंसिल कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू लैम्डा। यह क्या हो जाएगा? यहाँ से प्रूफ होता है कि जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज है वह किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आप पहले दोनों को डिफाइन करिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंड शो द रिलेशन बिटवीन दीज टू। तो आपको दोनों के बीच रिलेशन शो करना पड़ेगा। वह शो रिलेशन क्या होगा कि एंगल ऑफ रिपोज जस्ट इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट नोट डाउन। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।